हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 10th के अंतर्गत हम लोग अध्याय 2 देख रहे थे और भारत में राष्ट्रवाद देख रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद देख रहे थे। इसके अंतर्गत जितने भी मानचित्र के अंतर्गत कार्य होता है, लगभग वो सारे कार्य आप लोगों को इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में हम दे चुके हैं। और इस क्लास के अंतर्गत कुछ चीज़ें छूट गया था। जैसे देखिए, कभी कभी गलती हो जाता है, राजकुमार वर्मा लिखा गया है जबकि वहां पर राजकुमार शुक्ल होना चाहिए। उसी तरह से मद्रास 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन वहां पर बोलने के लिए तो सही बोले हैं, लेकिन वहां पर एक गड़बड़ हो गया है कि 42वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 42वां अधिवेशन था। तो ये दो गलती हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। और एक और चीज छूटा हुआ था, उस दिन हमने बोला था कि लगभग जितना 10th क्लास के अंतर्गत पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, सारा का सारा दे चुके हैं। लेकिन एक चीज छूटा हुआ है और वह है 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड, ये छूट गया था। तो हम देख रहे थे तो ये लगा कि ये छूटा हुआ है, तो हम सोचे कि इसको यहाँ पर शामिल कर देते हैं। ये 5 फरवरी 1922 की घटना है। चौरी चौरा कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में अवस्थित हैं। गोरखपुर जिले में अवस्थित हैं। अब ये चौरी चौरा को लोकेट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के किस राज्य में जाना पड़ेगा? गोरखपुर राज्य में, गोरखपुर जिले में जाना होगा। अब ये घटना कब घटित होती है? जब जनवरी 1921 में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आपको हमने बताया था कि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का पूर्णकालिक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तत्पश्चात जनवरी 1921 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। उसी क्रम में गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारी गुजर रहे थे और बीच में एक थाना पड़ा, जिसको जहां पर चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना था, उसमें आंदोलनकारियों ने उस थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से महात्मा गांधी अत्यंत ही दुखी हुए और दुखी होने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। तो देखिए, यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है, नंबर 1, यह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहां पर उत्तर ये आएगा कि चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी क्या कर लिए? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो चौरी चौरा आएगा और उसी को मानचित्र में लोकेट करने की आवश्यकता होगी। तो इसको, ये छूट गया था, इसको शामिल कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। अगर भारतीय राष्ट्रवाद की बात किया जाए
तो भारत में जो राष्ट्रवाद प्रारंभ होता है वह यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद प्रारंभ होता है, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद प्रारंभ होता है उससे भारतीय राष्ट्रवादी भी प्रेरणा लेते हैं और भारत में राष्ट्रवाद करते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम जब प्रारंभ होता है तो उसमें राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिलती है। तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है, जो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कब होता है, तो कब होता है, तो हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार या उपनिवेशवाद के अपनी उपनिवेशवाद की संस्कृति के प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता है। या कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक सरकार है, औपनिवेशिक सरकार से रुष्ट होकर के होता क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार होता है। तो ये तथ्य को याद रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद प्रारंभ होता है वह यूरोप के राष्ट्रवाद के बाद प्रारंभ होता है, और भारत में राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ होता है वह उपनिवेशवाद की संस्कृति के विरुद्ध संघर्ष के रूप में होता है, जिस प्रकार से वियतनाम में होता है, जिस प्रकार से अमेरिका में होता है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि अमेरिका भी क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, और उसको वह भी अपने उपनिवेशवाद की संस्कृति के विरुद्ध संघर्ष किया और अमेरिका आजाद हो गया। ठीक उसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद का भी विकास कब होता है, तो औपनिवेशिक सरकार के विरोध के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए, इसके अंतर्गत, इस लेसन के अंतर्गत कई बार से देखा जा रहा है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, लगातार पिछली साल भी पूछा गया था, इन साल भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में संचालित 3 आंदोलनों के विषय में क्या लिखिए। तो ये 3 आंदोलन तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है और वह है कि राष्ट्रवाद क्या है। और उम्मीद करते हैं कि 2 बार वो क्वेश्चन को पूछ चुका है, इसीलिए इस बार इस टाइप का क्वेश्चन को पूछ सकता है, या एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी पूछ सकता है। राष्ट्रवाद क्या है और भारत में राष्ट्रवाद के कारण बताइए। भारत में राष्ट्रवाद का कारण बताइए, देखिए, यहां पर एक सलाह देंगे हम कि केवल और केवल ये सोचेंगे कि हम जो प्रश्न उत्तर लिख करके भेज देते हैं, जो टॉपिक लिख करके भेज देते हैं, उसी तक आपका काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा इस पर हम असहमत हैं। असहमत इस रूप में है कि देखिए, जो हम लोग पेपर बनाते हैं या हम लोग जिस रूप में पढ़ाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी रूप में आपका यूपी बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाए। फैक्ट वही रहेगा, लेकिन प्रश्न को थोड़ा इधर और ये उधर घुमा देता है, और इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, वहां पर प्रेशर में होते हैं, क्योंकि परीक्षा दे रहे होते हैं। हम भी परीक्षा दिए हैं तो हमको भी जानकारी है कि हम कितना प्रेशर में हम लोग रहते हैं, और वहां पर प्रश्न को समझना आसान नहीं होता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न को समझ लेते हैं तो आपका 50% काम हो जाता है, 50% काम हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी फैक्ट के विषय में लगभग सुना गया है, देखा गया है और नोट्स के द्वारा पढ़ा भी गया है। तो ऐसे सिचुएशन में अपना माइंड डेवलप करने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास कीजिए। मैं तो लिख कर दे ही रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी कुछ सोचने की आवश्यकता है। तो हम जिस प्रश्न को डिस्कशन करने जा रहे हैं वह राष्ट्रवाद क्या है। वैसे यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम लोग पढ़ रहे थे, और वहां पर राष्ट्रवाद का जो परिभाषा था, राष्ट्रवाद क्या है, वहां पर हमने बताने का कोशिश किया था, और वही राष्ट्रवाद यहां पर भी लागू होगा। राष्ट्रवाद क्या है और भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण है, उसको समझाइए। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ खोजने का प्रयास किया जाता है। नंबर 1 कि राष्ट्रवाद क्या है,
तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना है जो साझी विरासत वाले व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होता है। जब लोग साझी विरासत को राष्ट्र की एकता का आधार बना लेते हैं तो उनका मानसिक परिवर्तन होता है, और यही मानसिक परिवर्तन अपने देश में अपने राष्ट्र को संगठित करके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आधार बनता है। अब साझी विरासत क्या है? चूंकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, साझी विरासत क्या है, विरासत क्या है? तो देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, इतिहास भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश का एक गौरवपूर्ण इतिहास होता है, और वह इतिहास भी हो सकता है जिसको हम लोग अतीत भी कहते हैं, अतीत भी कहते हैं। वहां के महापुरुषों के जीवन और कार्य भी हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है उस राष्ट्र के लोगों के द्वारा जो त्याग किया जाता है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है और राष्ट्र के प्रति जो संघर्ष होता है, प्रयास होता है, वह क्या हो जाती है, वह साझी विरासत हो जाती है, और कोई भी राष्ट्र राज्य में संगठित हो जाता है, राष्ट्र राज्य में संगठित हो जाता है। वस्तुतः इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत, साझी विरासत के अंतर्गत, जैसे भाषा भी आ सकता है, धर्म भी आ सकता है, नस्ल भी आ सकता है, क्षेत्र भी आ सकता है। परंतु यहां पर ध्यान रखिएगा, चूंकि हम पढ़ा चुके हैं इसीलिए इसको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषा, धर्म और नस्ल और क्षेत्र भी साझी विरासत हो सकता है। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए यह धर्म, भाषा भी आधार हो सकता है, धर्म भी आधार हो सकता है। एक भाषा के आधार पर लोग संगठित होकर के एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अर्नेस्ट रेनन, आपको याद होगा यूरोप में राष्ट्रवाद जब पढ़ रहे थे तो अर्नेस्ट रेनन नोट्स भी हमने लिख कर दिया है, और हमने इसको समझाने का भी वहां पर प्रयास किया है। वो टॉपिक देखिएगा तो वहां पर आप लोगों को मिलेगा। अर्नेस्ट रेनन स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण भाषा, धर्म, नस्ल और क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह संकुचित राष्ट्रवाद है, यह संकुचित राष्ट्रवाद है। क्योंकि एक राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग हो सकते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हो सकते हैं, विभिन्न नस्लों के लोग हो सकते हैं, और कई क्षेत्रों को जोड़ करके एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी बहुविकल्पी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, और इसी से बनाता है, अर्नेस्ट रेनन से बनाता है कि अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र के निर्माण के लिए किस चीज को आलोचना करते हैं। तो भाषा, धर्म, नस्ल और क्षेत्र के आधार पर अर्नेस्ट रेनन स्पष्ट रूप से कहता है कि भाषा, धर्म, नस्ल और क्षेत्र के आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। जरा सोचिए, अगर भारत क्या है, विविधताओं का देश है। भारत के संबंध में एक कहावत कही जाती है कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में तमाम तरह की विविधता होने के बावजूद भी क्या है, एकता है। अगर भारत की बात करें तो विभिन्न प्रकार की भाषा है, कई भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। अगर संवैधानिक भाषाओं की बात करें तो केवल संवैधानिक भाषाएं ही 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। धर्म की बात करें तो भारत की एक भूमि ऐसी भूमि है जहां पर विभिन्न धर्म के लोग, पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म के लोग होंगे वह भारत में निवास करते हैं। नस्ल, विभिन्न नस्ल के लोग यहाँ पर रहते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ करके एक भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है, भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में जो अर्नेस्ट रेनन का कथन है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में भाषा कोई महत्व नहीं रखा, धर्म कोई महत्व नहीं रखा, नस्ल कोई महत्व नहीं रखता, और क्षेत्र कोई महत्व नहीं रखता। तो नंबर 1 यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें
तो बहुत से ऐसे राष्ट्र आज मिलेंगे विश्व में जहां पर एक भाषा के आधार पर या एक धर्म के आधार पर या एक विशेष प्रकार की नस्ल के आधार पर वहां पर राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित हुए हैं। लेकिन हमारे भारत के संबंध में ऐसी बात नहीं है। हमारा भारत में अगर कहा जाए तो यहाँ पर विविधता में अनेकता देखने को मिलती है। यहाँ पर भाषा में भी विविधता है, संस्कृत में भी विविधता है, यहाँ पर धर्म में भी विविधता है, यहाँ पर नस्ल में भी विविधता है और यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता तो पाई ही जाती है। तो तमाम तरह की विविधता होने के बावजूद भी भारत एक क्या है? एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र है। तो जब लोगों के मन में एक राष्ट्र, महान राष्ट्र बनाने का विचार आ जाता है और इस प्रकार से राष्ट्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाती है तो हम वैसे ही चीज को राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। हम लोग वैसे ही चीज को राष्ट्रवाद कहते हैं और वैसे लोगों को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। वैसे लोगों को राष्ट्रवादी कहते हैं। अब यहां पर ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण हैं। भारत में राष्ट्रवाद के कारण, भारत में राष्ट्रवाद का कारण, भारत में राष्ट्रवाद का कारण। अब भारत में राष्ट्रवाद का कारण हम किन बिंदुओं में खोजेंगे? तो पहला नंबर औपनिवेशिक सरकार के प्रतिरोष, अगर दूसरे की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। अगर चौथे की बात करें तो हम इसको मोटे तौर से कह सकते हैं, किताब में देखेंगे तो लिखा होगा रेलवे का विकास, चाहे डाक एवं तार का विकास, संचार माध्यम का विकास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिवहन व संचार माध्यम का विकास। अगर हम पांचवें को देखें तो पांचवें के अंतर्गत हम भारतीय साहित्य को रख सकते हैं। जब मुद्रण की संस्कृत भारत में आई और भारतीय साहित्य के अंतर्गत राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिली, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत में रोमानी राष्ट्रवाद के नाम से भी जान सकते हैं। और इसके अंतर्गत ये औपनिवेशिक सरकार के प्रतिरोष, प्रथम विश्व युद्ध 1914, कांग्रेस की स्थापना, परिवहन व संचार माध्यम में विकास तथा लास्ट में हम कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार। इन्हीं कारणों से, यानी कि ये जो 6 टॉपिक हैं, औपनिवेशिक सरकार के प्रतिरोष, प्रथम विश्व युद्ध 1914, कांग्रेस की स्थापना 1885, परिवहन व संचार माध्यम का विकास, साहित्य और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार, और सबसे लास्ट टॉपिक आता है महात्मा गांधी व सत्याग्रह। हम लोग इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद के कारण को ढूंढने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो हम नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 क्या है? तो औपनिवेशिक सरकार के प्रति रोष। हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल और केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन भारत में अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके भारत की राजनीति में वह
इंटरेस्ट लेने लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ली और भारत को अपना एक उपनिवेश बना ली। उपनिवेश स्थापित करने के बाद ब्रिटिश सरकार अब बहुत ही हिंसात्मक और कह सकते हैं कि अत्यंत ही शोषण और दमन के साथ भारत में शासन कर रही थी। उसके शोषणपूर्ण नीतियों के कारण चाहे भारत के हथकरघा उद्योग की बात किया जाए, चाहे लघु उद्योग की बात किया जाए, चाहे बुनकर की बात किया जाए, सारे के सारे यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। यही नहीं, चाहे किसान की बात किया जाए, चाहे व्यापारी की बात किया जाए, चाहे वर्कर्स की बात किया जाए, सभी वर्ग औपनिवेशिक सरकार से असंतुष्ट थे क्योंकि उसकी शोषणपूर्ण नीतियां, उसकी दमनकारी नीतियों के कारण भारत के लोग क्या होते, अत्यंत ही उससे क्रोधित थे। और यही कारण है कि वह एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए क्या हो गए, संगठित होना प्रारंभ हो गए, संगठित होना प्रारंभ हो गए। यानी स्पष्ट है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जो भारत में जिस प्रकार की नीतियों को लाई थी वह दमनकारी नीति थी, वह आर्थिक शोषण पर आधारित थी, वह केवल और केवल अपना हित ही देख रही थी, बल्कि भारतीयों के हित से उसे कोई सरोकार नहीं था। और यही कारण है कि भारत का हर वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग की बात किया जाए, चाहे किसान वर्ग की बात किया जाए, चाहे उद्योग वर्ग की बात किया जाए, चाहे बुनकर्स की बात किया जाए, हर वर्ग उसके प्रति रुष्ट होता चला गया और एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए संगठित होना प्रारंभ हो गया। ये पहला नंबर 1 है। अगर दूसरे की बात करें, नंबर दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध एक औपनिवेशिक युद्ध था, या कह सकते हैं कि पूरे वैश्विक युद्ध था। इसमें कोई 2 देश शामिल नहीं हुए थे, बल्कि विश्व के बहुत से देश अपने साम्राज्यवादी, या आपको याद होगा जब बाल्कन समस्या हम पढ़ा रहे थे तो अपनी साम्राज्यवादी नीति तथा उपनिवेशवादी संस्कृत के कारण क्या होते हैं, विश्व के देश आपस में युद्धरत हो जाते हैं और जिसका परिणाम क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित होने लगती हैं, जिसका प्रभाव न केवल पूरे विश्व पर पड़ता है बल्कि भारत पर भी प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देखा जाता है। नंबर 1 यह देखा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भारत शामिल नहीं था, लेकिन भारत ब्रिटेन का गुलाम था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन एक प्रमुख राष्ट्र था जो कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या की थी, भारत के लोगों को सेना के रूप में जबरदस्ती भर्ती की थी और उनको प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दी थी। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो साम्राज्यवादी यूरोप के देशों के साम्राज्यवादी नीतियों के लिए लड़ रहे थे, वह जब अपने ही देश में जब वापस आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब अपने देश में वापस आते हैं, तो यूरोप में जिस प्रकार का राष्ट्रवाद है, जिस प्रकार की उन लोगों की सोच है, उस सोच से अभिसिंचित हुए रहते हैं और यही कारण है कि भारत में भी उसी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और वहां पर जो जिस प्रकार की यूरोप में राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद को भारत में फैलाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यह परिस्थितियां उत्पन्न, भारत में भी परिस्थितियां उत्पन्न क्या होती हैं कि चूंकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल है और शामिल होने के चलते प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कर्ज लेकर के युद्ध लड़ रहा था और जिसके कारण उस कर्ज की भरपाई के लिए वह भारत में तमाम तरह के टैक्स यानी करों में वृद्धि कर रहा था। एक तरफ देखिए कि हमारा उद्योग
चौपट हो रहे थे, चाहे हथकरघा उद्योग की बात करें, चाहे लघु उद्योग की बात करें। बुनकरों के समक्ष तमाम तरह की समस्या थी, जिसके चलते वो बेरोजगार हो चुके थे, रोड पर आ चुके थे। किसान लगान वृद्धि से परेशान था, क्योंकि हर रोज जो लगान में वृद्धि किया जा रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद कर्ज को भरपाई करने के लिए जिस प्रकार से लगान में वृद्धि किया गया, तो हर वर्ग जो परेशान है, और ऊपर से आप कर और लगान में वृद्धि जब करते गए तो भारत के लोग अत्यंत ही रुष्ट होते चले गए। और यही कारण है कि एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए संगठित होना प्रारंभ कर दिए। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का इफेक्ट है, प्रभाव है। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें, तीसरे की बात करें, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में होता है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो ए.ओ. ह्यूम करते हैं। देखिए, प्रारंभ में एक ह्यूम के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना किया जाता है, तो एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया जाता है, यानी एक ऐसे राजनीतिक संगठन के रूप में किया जाता है जो ब्रिटिश सरकार के कार्यों की समर्थन कर सके। लेकिन अंतोगत्वा जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद था, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद के आधार पर यूरोप के कई देश राष्ट्र राज्यों में संगठित हो रहे थे, उसके यूरोप के राष्ट्रवाद से भारतीय राष्ट्रवादी भी प्रेरित हुए। और प्रेरित होने के बाद जब कांग्रेस पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया, तो यह सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य नहीं किए, बल्कि सरकार के अंदर रहकर के सरकार की नीतियों की आलोचना करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन जब 1915 में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही क्या होता है, कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों मिलकर के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए प्रेरित करते हैं, भारत की जनता को प्रेरित करते हैं। और इस तरह से कांग्रेस के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत में राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है, राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। और भारतीय राष्ट्रवादी क्या करते हैं, एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए एकजुट होते हैं, एक संगठित होते हैं। अगर हम कहें तो 1885 में मुंबई में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था, वह हुआ था तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में किया गया था, संस्कृत विद्यालय में किया गया था। तो कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस भारत की ऐसी राजनीतिक पार्टी रही है जो कि महात्मा गांधी का जब युग प्रारंभ होता है, तो भारतीय राष्ट्रवादियों को भारत को आज़ादी के लिए उत्प्रेरित करते हैं और तमाम तरह के भारत में आंदोलन होते हैं, और अंतोगत्वा 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। तो यह एक तीसरा कारण है। अगर चौथे कारण की बात करें, देखिए हम जो भी इसके अंतर्गत बता रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू कोर्स बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है, कांग्रेस के विषय में बहुत कुछ चीज़ें कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 10th क्लास के आप लोग हैं, दूसरा नंबर की आप लोगों को उलझाना नहीं है, आपको सुलझाने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों को बताने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोज सके कि भारत में राष्ट्रवाद का क्या कारण है। तो अगर हम चौथे की बात करें, तो हमने अभी कहा कि परिवहन व संचार माध्यम का विकास। भारत में औपनिवेशिक सरकार अपने उपनिवेशवादी संस्कृति को जारी रखने के लिए, या कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए, भारत में क्या कर रही थी, परिवहन का विकास कर रही थी, ताकि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, तीव्र गति से ले जाने में सुविधा हो, तथा प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वह संचार माध्यम का विकास कर रही थी। तो भारत में परिवहन का विकास होता है, रेलवे का विकास होता है, रेलवे की स्थापना होती है। तो भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना जो होता है 1845 में होता है, और पहली
पहली बार रेलवे का संचालन 1853 ईस्वी में होता है। 16 अप्रैल की घटना है। 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में मुंबई में होता है। बोरीबंदर से ठाणे तक संचालन होता है। और इस प्रकार से भारत में जो परिवहन का विकास होता है वह तो औपनिवेशिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए होता है, लेकिन इन परिवहन के माध्यमों का प्रयोग राष्ट्रवादियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किया जाता है। आप अभी हमने कांग्रेस की बात किया कि कांग्रेस क्या की कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो यह भारत के लोगों में राजनीतिक रूप से कार्य की और भारत में राजनीतिक परिवर्तन के लिए आधार बनाती चली गई। लेकिन आपको यह भी पता होगा, अभी हम लोगों ने मानचित्र के रूप में 4 कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़े, चाहे हम लोग कोलकाता अधिवेशन की बात करें, नागपुर अधिवेशन की बात करें, चाहे लाहौर अधिवेशन की बात करें, मद्रास अधिवेशन की बात करें, तो देखिए कांग्रेस क्या करती थी, पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने कांग्रेस के अधिवेशन करती थी। कभी लाहौर में करती थी, कभी इलाहाबाद में करती थी, कभी लखनऊ में करती थी, कभी मुंबई में करती थी, कभी चेन्नई में करती थी। तमाम तरह की जगहों पर उसका करने का उद्देश्य क्या था कि वहाँ के जो स्थानीय अखबार थे, ये पत्र पत्रिकाएं थी, उसमें कांग्रेस के द्वारा किए गए अधिवेशन और उसमें पारित किए गए प्रस्तावों की चर्चा होती थी। और वहां के लोग राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित होते थे और यही कारण है कि कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस विभिन्न स्थानों पर, भारत के विभिन्न स्थानों पर अपने अधिवेशन का संचालन कर रही थी। तो बताइए कि अगर तेज परिवहन के साधन नहीं होते तो इस प्रकार की अधिवेशन संभव होता? नहीं होता। और यही कारण है कि परिवहन का जो विकास, ठीक है कि परिवहन का विकास औपनिवेशिक सरकार ने अपने औपनिवेशवादी नीतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया था, लेकिन राष्ट्रवादियों ने भी इसका भरपूर उपयोग किया। इसी प्रकार से अगर संचार माध्यम की बात करें तो भारत में जो संचार माध्यम का विकास होता है, संचार माध्यम के विकास होते ही भारत में राष्ट्रवादी भी संचार माध्यम का प्रयोग करते हैं और भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, साहित्य की बात करें, 5वां की बात करें साहित्य, तो देखिए भारत में मुद्रण संस्कृति की स्थापना की बात करें तो साहित्य के अंतर्गत तमाम तरह के, चाहे साहित्य की बात करें, चाहे अखबार की बात करें, चाहे पत्र पत्रिकाओं की बात करें, पत्रिकाओं की बात करें, ये तमाम तरह के जो चीजें हैं, जब भारत में मुद्रण संस्कृति प्रारंभ हुई तो भारत में मुद्रण संस्कृत प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत में मुद्रण संस्कृत का जो प्रारंभ हुआ, एक मिनट माइंड में नहीं चल रहा है, भारत में मुद्रण संस्कृत का जो प्रारंभ हुआ 1550 ईस्वी में हुआ। 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में किया गया तथा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया और लगभग 1774 ईस्वी तक कोंकणी भाषा में 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भारत में मुद्रण संस्कृत, हम मुद्रण संस्कृत को पढ़ेंगे, एक लेसन के रूप में पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग जानेंगे कि मुद्रण संस्कृत का प्रारंभ 594 ईस्वी में चीन में प्रारंभ हुआ। और अगर कहा जाए कि तो पहली पुस्तक की अगर प्रकाशन की बात किया जाए तो ये 1868 ईस्वी में जापान में डायमंड सूत्र नाम से प्रकाशित हुआ।
तो ये हम लोग मॉडर्न संस्कृत के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहां पर हमारा कहने का मतलब है कि जब भारत में मॉडर्न संस्कृत का विकास हुआ, यानी कि प्रेस की स्थापना हुई, तो प्रेस की स्थापना के साथ ही हमें क्या हुआ, यहाँ पर साहित्य का प्रकाशन होने लगा, अखबार का प्रकाशन होने लगा, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होना प्रारंभ हो गया। और उसके बाद भारत के लोग किस चीज के संपर्क में आए, तो पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आए, पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आए और जो यूरोपीय संस्कृति थी उससे वे परिचित हुए। और यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे, वह आंदोलन से के संपर्क में आई और उससे वह प्रेरणा प्राप्त की, और भारत में भी उसी प्रकार से राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दी। अगर हम कहते हैं साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्यकारों ने, चाहे कहानीकार हो, चाहे उपन्यासकार हो, चाहे फिर कवि हो, ये लोग क्या कर रहे थे, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे, और यह भारत के लोगों को उत्साहित करने का प्रयास कर रहे थे कि भारत के लोग एक औपनिवेशिक संस्कृति से निकलकर एक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक स्वतंत्र, एक आजाद राष्ट्र का निर्माण करें। और इसी के द्वारा, चाहे अखबार, चाहे साहित्य हो, चाहे अखबार हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं हो, इसके माध्यम से अपने राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए जनता को उत्प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे। अगर हम छठवें कारण की बात करें, तो कांग्रेस की स्थापना हो गया, महात्मा गांधी व सत्याग्रह। देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल्स में चलेंगे। अगर भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभ की बात करें तो काफी प्राचीन रहा है। प्राचीन काल में भी विभिन्न प्रकार के राष्ट्र के संबंध में बातें कही गई हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपके जो भी कोर्स है, कोर्स के अनुसार यदि हम बात करें, तो भारत में राष्ट्रवाद का जो अध्ययन किया जाता है, भारत में राष्ट्रवाद का जो अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। एक होता है 1915 के पूर्व, 1915 के पूर्व, और एक होता है 1915 के पश्चात, या फिर इसको दूसरे भी नाम से जानते हैं, गांधी से पूर्व, और इसको कहते हैं गांधी युग। और स्पष्ट है, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पूरी भारत में जो राष्ट्रवाद है, इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, गांधी और उनके सत्याग्रह को ही पढ़ेंगे। क्योंकि गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन किया गया, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, और इन बड़े आंदोलनों से कैसे भारत के चाहे शिक्षित वर्ग हो, चाहे अशिक्षित वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, सभी वर्ग महात्मा गांधी से जुड़ते चले गए और एक राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में अपना सहयोग करना प्रारंभ कर दिए। तो हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद का जो अध्ययन किया जाता है 1915 यानी कि गांधी से पूर्व के काल का किया जाता है, और दूसरा अध्ययन किया जाता है 1915 के पश्चात यानी गांधी युग। और हम लोगों के हाई स्कूल के अंतर्गत जो भी पढ़ना है वह गांधी युग को ही पढ़ना है। यानी 1915 के बाद जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद आया, जिस प्रकार से एक राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रेरणा भारत के लोगों के मन में आया, उसी का हमें अध्ययन करना है। तो महात्मा गांधी क्या होता है, 1915 से पूर्व वह दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में ही रंगभेद की नीति के खिलाफ, रंगभेद के नीति के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग कब और किस नीति के विरुद्ध किया था, तो रंगभेद की नीति के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहां किया था, तो 1917 चंपारण में किया था।
चंपारण में किया था। जब 1915 में महात्मा गांधी जब भारत आए तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से अस्थिरता को देखे, भारत की हर वर्ग को दुर्दशा को देखे, और यह देखने के बाद महात्मा गांधी भारत की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। सक्रिय होने के बाद छोटे छोटे आंदोलन करना प्रारंभ किए। अगर हम कहें चंपारण की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, खेड़ा की बात करें, उसी प्रकार से 1919 में रौलट एक्ट लाया जाता है, और रौलट एक्ट के माध्यम से रौलट एक्ट का भारत में विरोध किया जाता है, काला कानून कह करके भारत में विरोध किया जाता है। तब जाकर के महात्मा गांधी यह सोचते हैं कि इन छोटे छोटे आंदोलनों से भारत आजाद नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा बड़ा आंदोलन करना होगा जिसमें भारत के सभी वर्ग शामिल हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों। जब सभी को एक साथ जब तक से प्रयास नहीं करेंगे तब तक से भारत आजाद नहीं होगा। और यही कारण है कि एक बड़ा मूवमेंट तैयार करते हैं और असहयोग आंदोलन करते हैं। तत्पश्चात 1931 ईस्वी में, आपको याद होगा 1931 ईस्वी में नमक सत्याग्रह होता है, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह होता है, और नमक सत्याग्रह होने के बाद दांडी में जाकर के वह नमक कर का उल्लंघन करते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। यह 6 अप्रैल 1930 की घटना है, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और इन बड़े आंदोलनों के माध्यम से महात्मा गांधी, भले ही इन दोनों ही आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत को आजादी नहीं मिलती है, लेकिन भारत के लोगों में एक भाव उत्पन्न होता है, जिसे ही एक राष्ट्र बनाने का भाव उत्पन्न होता है, और उसे ही हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर एक चीज छूट गया था, पाश्चात्य शिक्षा की हम बात कर रहे थे, पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहे थे। एक्चुअली देखो, कहा जाता है कि अगर किसी देश को पूर्ण रूप से गुलाम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इस संस्कृत पर आघात करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से उनकी संस्कृत पर प्रहार करेंगे, उनकी संस्कृत को मिटाना प्रारंभ कर देंगे, तो वह लोग पूर्ण रूप से गुलाम बन सकते हैं। और यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ करती है, और उस शिक्षा का माध्यम क्या बनाती है, अंग्रेजी को बनाती है। तो ठीक है, उसने अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा को प्रारंभ करती है, लेकिन राष्ट्रवादी जो भी भारत के शिक्षित वर्ग पैदा हुआ और जो यूरोप के साहित्य के संपर्क में आया, क्योंकि वह क्या हो गया था, वह अब अंग्रेजी भाषा को सीख लिया था। क्योंकि यहाँ पर जो पाश्चात्य शिक्षा को प्रारंभ किया गया, तो पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया उसे अंग्रेजी को बनाया गया। और यह अंग्रेजी जानने के बाद यह जो यूरोप के साहित्य थे उनके संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद देखा कि कैसे अन्य राष्ट्रों में या यूरोप के राष्ट्रों में किस प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, और उन राष्ट्रवादी आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ, तथा चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, यहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं स्थापित हैं। और उसी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए हमारे भारतीय राष्ट्रवादी क्या हो गए, आंदोलनकारी हो गए। और महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी सत्याग्रह आंदोलन किए गए उनमें शामिल होते चले गए, और अंतोगत्वा 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, आजाद हो गया, उपनिवेश से आजाद हो गया। तथा किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। और भारत एक राष्ट्र राज्य बना, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र राज्य बना, तथा वह किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया। तो भारत में राष्ट्रवाद के यही कारण है, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, और अंतोगत्वा भारत औपनिवेशिक सरकार से मुक्ति प्राप्त करता है। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही।
इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि देखिए आप लोग भी नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हर चीज को नोट्स लिख करके दिया ही जाए। तो और दूसरा नंबर कि हमने तो महत्वपूर्ण बात ये कहा कि बोर्ड के द्वारा तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको फैक्ट पता रहता है, लेकिन आप लोग लिख नहीं पाते हैं। ऐसा अनुभव जो परीक्षा देने के बाद होगा, लेकिन परीक्षा देने के बाद यह अनुभव होकर ही क्या करेगा, क्योंकि अब तो परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले ही आपको ये अनुभव बता रहे हैं कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत सृजन करना सीखिए, प्रश्न का उत्तर देना सीखिए, प्रश्न को समझना सीखिए, तब आपका काम हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो महात्मा गांधी तथा उनके सत्याग्रह के विचार के रूप में मिलेंगे, और महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन को संचालित किया गया उनके विषय में हम बात करेंगे। चाहे सविनय असहयोग आंदोलन की बात किया जाए, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए, चाहे फिर से वैसे भी तो हम मानचित्र के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को, चंपारण 1917 को भी हम बता चुके हैं, उसके बाद अहमदाबाद 1918 को भी बता चुके हैं, उसके बाद खेड़ा 1918 को भी बता चुके हैं। अभी हमने ये 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर की घटना को भी बता चुके हैं। अभी हमने आज के वीडियो में बताया कि 5 फरवरी सन 1922 को चौरी चौरा में एक घटना घटित हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना के विषय में हमने चर्चा किया, बरदोली सत्याग्रह के विषय में हमने चर्चा कर लिया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन ही शेष रहता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग इसके अतिरिक्त भी इन सारे आंदोलनों के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के विषय में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।